उस सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग में भी पूछ देगा तो जो है आपको मदद मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि हमें शॉर्ट 5 नंबर का देख रहा है तो 10 नंबर में नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये सेशन जो चल रहा है लगातार चलेगा, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली देखिएगा। तो हमने चारों सब्जेक्ट का कर दिया है 2-2 क्वेश्चन। अब फिर से रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। तो अभी इस सप्ताह में जो है हमारे पास समय 2-3 दिन है, तो 2 दिन में 2-2 सब्जेक्ट का जो है हम लोग जहां लगेगा कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा थोड़ा हार्ड है उसका हम लोग ज़्यादा कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आज बायो साइंस का हम लेकर आए हैं फिर से। और बायो साइंस में आज हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न। इस 2 प्रश्न में से हमको लगता है कि एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा। कौन सा, चलिए देखते हैं। 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन तो है किडनी विथ डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है, ये 5 नंबर या 10 नंबर दोनों में पूछ देगा। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो नमूना लेते समय स्पेसिमेन लेते समय मतलब स्पेसिमेन मतलब कलेक्शन समय क्या क्या जो है वो सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखते हैं किडनी के बारे में, किडनी के डायग्राम के साथ साथ इसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ किडनी का, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए जब हम आपको बताएं। तो देखिए ये है हमारा किडनी का एक्सटर्नल व्यू, मतलब ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और यह जो है इसी किडनी को ये आंतरिक जो होता है इसका अंदर वाला है, वो अंदर इस प्रकार से इसका बनावट होता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से बनावट होता है। बनावट बहुत आसान है। एक इंटरनल जो है क्या कीजिएगा, ऐसे करके ऐसे और फिर जो है ऐसे करके ऐसे लाइएगा, और यहाँ से एक वेसल्स जो है 2 वेसल्स ऐसे करके निकाल दीजिएगा। एक हो जाएगा क्या चीज़, रीनल आर्टरी, और एक हो जाएगा रीनल वेन। तो उसी प्रकार से देख सकते हैं मानव में 2 किडनी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मूत्रीय संस्था होता है उसका ठीक ऊपर जो है 2 किडनी होता है। ये बीच में दे दिया गया है, इसे बीच में नहीं देना चाहिए, मतलब ठीक ही है, ये बीच में पेट के आसपास दे दिया है। जब देना चाहिए यहाँ मूत्रीय संस्था से थोड़ा सा ही ऊपर तो ये होता है किडनी, दोनों साइड में। तो ये जो किडनी देख रहे हैं, तो इसी किडनी को निचले वाला भाग यहाँ पे दर्शाया गया है और यही रचना बनाता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ होता है, तो आप लोग को ये चीज़ देखना चाहिए कि जो किडनी होता है, आप सभी सब्जेक्टिव में पूछेगा कि किडनी का बाहरी भाग को क्या कहते हैं, जो ढका हुआ होता है किडनी को, तो उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का लाइनिंग दिया गया है ए वाला भाग। तो ये जो ऊपर वाला सतह है ना, ए वाला जो सतह है, इसी को हम लोग रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स जो ऊपरी वाला भाग होता है, उसके जो कॉर्टेक्स के जो पीछे बाद वाला जो सतह होता है अंदर वाला, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसके यहाँ पे दर्शाया गया है ए वाला। तो ये होता है आपका रीनल मेंडुला, इसको मेंडुला बोलते हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है ए वाला जो कनेक्टिविटी वाइट देख रहा है, जो ये कनेक्ट करके रखा है, तो इसको क्या है यहाँ पे पपीला बोला गया है। क्या चीज़ बोला गया है, इस पपीला, क्योंकि पपीला किसे बोला गया है, तो ये जो वाइट वाला से इस सब को जो कनेक्ट किया है, किसको कनेक्ट किया है, ये जो व्हाइट वाला से ये जो पिरामिड्स है, ये सब जो पिरामिड है, ये क्या है, पिरामिड्स है, ये सब पिरामिड है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिरामिड है, ये सब पिरामिड है। तो ये पिरामिड को जो कनेक्ट किया है, तो ये है पपीला, जो इस व्हाइट वाले को जो है, इस व्हाइट वाले जहाँ पे डंटी के साथ इसको कनेक्ट किया उसे पपीला बोला जाता है। और ये पिरामिड्स है, ये सब जो है पिरामिड्स है, ये चीज़ को समझ गए। उसके बाद कॉलम है, ये सब क्या है, इसके बीच में जो गैप देख रहे हैं ना, ये सब जो गैप है, ये सब हल्का हल्का जो गैप देख रहा है, ये सब गैप जो है क्या है, कॉलम है, रीनल कॉलम्स है। और ये जो बाहरी है कॉर्टेक्स के जो ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, वो होता है कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस मतलब तंतु, कोश तंतु जो है वो आवरण है, तंतुमय आवरण है जो कि ढका हुआ है पूरे। उसके बाद है हाइलम। हाइलम क्या है, तो ये सकते जो ये घेरा हुआ भाग है ना, गोलाकार, ये घेरा हुआ बीच में इसका मतलब इसका बनावट रहता है जो इस सब को घेर के रखता है, तो इसे हम लोग हाइलम बोलते हैं। और ए वाला जो है, ये आप लोग को देखना पड़ेगा कि ए वाला जो है ब्लू वाला जो आपका लाइनिंग देख रहा है, जिसमें ब्लड का क्या इसमें सारे चीज़ें होता है, तो इसे हम लोग रीनल वेन बोलते हैं। और इसके नीचे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया रीनल वेन और ये हो गया रीनल आर्टरी, तो इसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा। उसके बाद है ये होता है पेल्विस, पेल्विस है, रीनल पेल्विस है। उसके बाद यूरेटर है, जो कि आपको ये इसी तरह का क्या करता है, मूत्र में, मूत्र नली में मूत्र जाता है। उसके बाद एक क्लाइसेक्स है, ये वाला जो है डंठल जिसको बोलेंगे, वो मेजर कैलाइक्स है। तो ये सब चीज़ को आप लोग, और ए वाला जो है माइनर कैलाइक्स है, ए वाला माइनर कैलाइक्स है, और ये पूरा जो है मेजर है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन पपीला है, कौन पिरामिड्स है, कौन कॉलम्स है, और यही जो है आपका सारा काम होता है यहाँ पे। अब बिना किसी टाइम लिए हुए चलिए हम लोग किडनी के बारे में जानते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यह आंसर यहाँ पे देख सकते हैं,
ब्रीक किडनी उसी को बोलते हैं, या गुर्दा वही होता है। क्या होता है? तो गुर्दा नलिकाएं युक्त एक प्रकार की ग्रंथियाँ मतलब ट्यूबरल ग्लैंड्स होती है। देखिए ये जो है ब्रीक जो है क्या है, यह एक नलिका युक्त मतलब इसमें नली लगा रहता है और यह नली का एक प्रकार के ग्रंथियाँ होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ग्रंथियाँ जो होता है उसके द्वारा कोई चीज़ स्रावित होता है। स्रावित कब होता है? जब उसमें नली होगा तभी तो स्रावित होगा ना। तो उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का क्या है, ग्रंथियाँ है। कौन सा ग्रंथियाँ? नली युक्त ग्रंथियाँ है, एक प्रकार का ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। इस संख्या में 2 होता है। जैसे मैंने बताया एक साइड ये होता है और एक साइड इधर होता है और एक साइड इधर होता है। तो ये संख्या में 2 होता है। इन ग्रंथियों को स्राव मूत्र होता है। और ये जो ग्रंथियाँ नली युक्त ग्रंथि है ना, इस नली युक्त ग्रंथि से क्या स्राव होता है? तो मूत्र स्राव होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ये जो मूत्र होता है जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का जलीय मिश्रण होते हैं। अब मूत्र क्या होता है? कार्बनिक जिसमें यूरिया वगैरह मिला होता है, और अकार्बनिक भी होता है जिसमें जल वगैरह या अवांछित पदार्थ होता है, और यही मिश्रण जो है मूत्र का निर्माण करता है। अर्थात रक्त में विकार युक्त जल जो कि ब्रीक के द्वारा ही छानकर अलग किया जाता है। मतलब अब हम लोग जो जल लेते हैं या कोई तरल पदार्थ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा हमारे ब्लड में ही जाके मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें भी कुछ अवांछित कुछ विकार युक्त हानिकारक जल होता है या तरल पदार्थ होता है रक्त में, जो क्या करता है ब्रीक किडनी जो है छानकर उसे अलग कर देता है। और जो भी चीज़ें छानकर अलग करता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। मीन्स कहा जाए तो किडनी क्या करता है, हम जितने भी चीज़ खाते पीते हैं तो उसको क्या करता है, जो भी उसमें अवांछित पदार्थ होता है चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, और जो भी रक्त में विकार युक्त जो भी तरल रहता है, जैसे हम कोई चीज़ खाएं अवशोषण होकर हमारे शरीर में ब्लड में मिलता है। अब ब्लड में मिलने के बाद होता है कि ब्लड को अगर प्यूरिफाई नहीं किया जाएगा तो उसमें बहुत सारे हानिकारक चीज़ भी मिले रहते हैं। तो उसी हानिकारक चीज़ों को क्या करता है, छनने का काम किडनी करता है। और जब छन जाता है तो शुद्ध ब्लड निकलता है पूरे शरीर की ओर, और जो अशुद्ध उसमें तरल पदार्थ है जो रहता है वो मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये किडनी हो गया। दोनों गुर्दे संयोजी उत्कोष से निर्मित बंधों से कसकर क्वाड्रेट लंबरोल श्वास मेजर पेशियों के साथ संलग्न होते हैं। देखिए ये जो होता है किडनी आपका होता है ना, संयोजी उत्कोष से निर्मित होता है। क्या चीज़ से? ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, ये निर्मित होता है दोनों किडनी। और यह क्या होता है, एक साइड इधर होता है और एक साइड इधर होता है ना, तो यह दोनों कस कर जो है ना क्वाड्रेट लंबरोल श्वास मेजर पेशियों के साथ संलग्न रहता है। नाम है देखिए क्वाड्रेट लंबोरम श्वास मेजर, नाम है मांसपेशिया का। जो क्वाड्रेट लंबोरर श्वास मेजर जो पेशिया है एक कस कर दोनों गुर्दे को एक साथ बांध कर रखे रहता है संलग्न करके। तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेट लंबरोर श्वास मेजर जो है ये पेशिया जो है दोनों किडनी को एक साथ कस के बांध कर रखता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए हम पॉइंट बाय पॉइंट में बना दिए हैं ताकि चीज़ें याद करना आसान हो जाए। गुर्दे वक्ष गुहा की अंतिम पसलियों के जोड़े की समान सामने की ओर, देखिए ये चीज़ समझिएगा, ये वाला लाइनिंग थोड़ा यहाँ पे आपको अटपटा लगेगा। गुर्दा जो किडनी है ना, जो हमारा वक्ष गुहा है, थोरेसिक जो कैविटिक होता है, जो ये थोरेसिक कैविटी के अंतिम पसलियों के जोड़े के सामने की ओर 12वें वक्षीय कशेरुकाओं के ऊपरी किनारे से प्रारंभ होकर तीसरे लंबरर कशेरुकाओं तक स्थित होता है। ये बताया गया है कि किडनी कहाँ पे स्थित होता है, पोजीशन। तो जो किडनी होता है ना, किडनी जो वक्ष गुहा है और जो हमारा वक्ष गुहा का जो अंतिम पसली होगा ना, अंतिम पसली वक्ष गुहा, ध्यान में रखिए किडनी कहाँ स्थित होगा, तो वक्ष गुहा के अंतिम पसली, मतलब ये वक्ष गुहा मानिए, इसका अंतिम पसली के मतलब ये अंतिम सिरा इसका मानिए, अंतिम पसली इसका मानिए, अंतिम पसली के इसका जोड़े, मतलब ये जोड़े में होगा पसली, इस अंतिम जोड़े के पसली के 12वें वक्षीय, मतलब इसी 12वें, इसका 12वें वक्षीय कोशिकाओं के ऊपर के किनारे से प्रारंभ होकर तीसरे लंबरर कोशिकाओं तक स्थित कशेरुका तक स्थित होता है। क्या समझे कि गुर्दा जो होता है वो वक्ष गुहा के अंतिम जोड़े से 12वें वक्षीय कशेरुकाओं के ऊपर
से प्रारंभ होता है और तीसरे लंबर कोशिकाओं तक जो है स्थित रहता है। क्या समझे? जो किडनी है यह वक्ष गुहा के अंतिम पसली के जोड़े के 12वें वक्षीय कोशिकाओं के ऊपर प्रारंभ होता है और तीसरे लंबर कोशिकाओं तक स्थित होता है। तो चीज़ें के ध्यान में रखिएगा, बस क्या रखना है कि थोरेसिक कैविटी के जो पसलियाँ है, फाइनल जो अंतिम पसलियाँ हैं, उसके जोड़े के 12वें वक्षीय जो कोशिकाओं हैं उसके किनारे से प्रारंभ होता है, ऊपरी किनारे से, और तीसरी लंबर कोशिकाओं तक स्थित होता है। चीज़ें को समझ गए? एक वयस्क व्यक्ति के प्रत्येक गुर्दे का वजन लगभग 135 से 150 ग्राम होता है। देखिए प्रत्येक का बात किया गया है, यहाँ पे 2 किडनी होता है तो दोनों किडनी में का अलग अलग प्रत्येक का बात किया गया। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 135 से 150 ग्राम होता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक गुर्दे की लंबाई लगभग 5 इंच। ध्यान में रखिएगा, जो दोनों किडनी है ना, दोनों किडनी का लंबाई लगभग 5 इंच चौड़ा होता है, 2.5 इंच, देखिए 5 इंच चौड़ा, 2.5 इंच तथा मोटाई 1 इंच होता है। देखिए जो गुर्दा होता है इसका जो है 5 इंच चौड़ाई इतना, और जो है वो क्या होता है 2.5 इंच तथा 1 इंच मोटाई होता है। तो ये चीज़ को समझ में रखिएगा कि जो 5 इंच चौड़ाई होगा, 2.5 इंच जो है इसका ऊंचाई होगा और 1 इंच मोटाई होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि गुर्दे का ये बनावट होता है 5 इंच चौड़ा, 2.5 इंच हाइट और जो है 1 इंच मोटा होता है। गुर्दा दोनों गुर्दे के अलग अलग इस तरीक़ा से बनावट होता है। तो चीज़ें को समझ गए। स्थित कहाँ होता है? तो यहाँ पे वक्ष गुहा के जो अंतिम पसली होता है उसके 12वें जो कोशिकाओं हैं उसके ऊपरी किनारे से प्रारंभ होकर और वह तीसरे लंबर कोशिकाओं तक जो है स्थिर रहता है। तो ये पोजीशन हो गया, ये हो गया कि इसका आकार कितना होता है, साइज कितना होता है, ये चीज़ें हो गया। अब ये चीज़ें हम लोग देख लिए, अब यहाँ पे हम लोग समझ लिए यही चीज़ें हैं। देखिए इसी के आसपास जो है ना क्या होगा, थोरेसिक कैविटी होगा, थोरेसिक कैविटी होगा, और थोरेसिक कैविटी के जो अंतिम पसली है उस पसली के जो जोड़े के सामने ऊपर से 12वें वक्ष कोशिकाओं के नीचे होगा, ऊपर से 12वें कक्ष कोशिकाओं से शुरू होगा और लंबर कोशिकाओं के तीसरे जो होगा पोजीशन वहाँ तक ये स्थित रहता है। तो चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा। अब बाद बाकी आप इसका चित्र बना के नामकरण कर दीजिएगा। मैंने बता ही दिया पहले ही कि सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसके बाद वाले को मेंडुला बोलते हैं, उसके बाद वाले को जो कनेक्ट करता है पिरामिड्स को हल्का हल्का उसे पिंपला बोलते हैं। उसी प्रकार से पिरामिड्स होता है, ये दोनों जो है पिरामिड्स होता है। उसके बाद इसके गैप जो होता है सब में, पिरामिड्स के बीच में जो गैप है इस सब को कॉलम्स बोलते हैं। और ऊपर वाले जो आवरण जो ढका रहता है वो कॉर्टेक्स को, उसे हम लोग फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं, जो एक पतला तंतुमय आवरण रहता है। यूरेटर होता है ये, उसके बाद एक पेल्विक्स होता है और इसमें रीनल वेन एक होता है और एक रीनल आर्टरी होता है, और ये बीच वाला भाग को हाइलम कहते हैं। तो इसका चित्र बनाना आसान है, सीधा ऐसे ऐसे कीजिएगा और ऐसे करके ऐसे इसको ऐसे करके बना दीजिएगा और इसमें ऐसे लगा निकाल दीजिएगा, फिर एक ऐसे निकाल दीजिएगा और इसमें जो है ऐसे ऐसे करके बनाते आइएगा तो ये ऐसे बन जाएगा। बहुत आसान चित्र होता है बना के, सिर्फ नाम ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किडनी का कार्य आपको लिखिएगा। 5 नंबर में भी पूछेगा तो लिखिएगा, 10 नंबर में भी पूछेगा तो आप फंक्शन स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका कार्य लिख दीजिएगा, तो समझेगा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसका क्या क्या कार्य होता है? गुर्दे का प्रमुख कार्य रक्त को छानना, बिल्कुल सही। छने हुए तरल पदार्थों से शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करके वापस रक्त परिवहनों को प्रदान करना तथा शेष का मूत्र निर्माण करना। परंतु गुर्दे के इस कार्य के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कार्य है। देखिए गुर्दा क्या करता है? गुर्दा का प्रमुख कार्य है रक्त को छानना। हमारे रक्त में जो भी तरल अवशिष्ट जो भी विकार युक्त हानिकारक पदार्थ होगा उसको छान के क्या करेगा, बाहर करेगा और रक्त को शुद्ध करेगा और रक्त को जो है शुद्ध करके उसके परिवहन के लिए भेजेगा आगे। और जो भी शेष पदार्थ है विकार युक्त रहेगा छान कर उसको मूत्र के थ्रू बाहर निकालता है। तो ये किडनी का कार्य होता है, मेन कार्य। लेकिन इसके अतिरिक्त और सारे कार्य हैं। कौन कौन कार्य है? तो देखिए यह इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को और जल संतुलन को कायम रखता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है किडनी का। यह क्या करता है? रक्त की क्षारीयता को कम करता है, मतलब अत्यधिक एल्काइल होने से बचाता है। शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में अम्ल तथा क्षार के संतुलन को बनाता है, क्योंकि यह ब्लड को जब भी शुद्ध करेगा तो क्या करेगा, उसमें से जो भी विकार युक्त होगा जिसमें उसमें अत्यधिक क्षार, अत्यधिक लवण, अत्यधिक कार्बनिक जो भी पदार्थ है सबको मेंटेन करेगा।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं गुर्दे द्वारा अनेक आवश्यक संवेदकों, एलर्जिक औषधियों तथा जीव विषों टॉक्सिन्स का उत्सर्जन करना। ये क्या करता है, आपको विभिन्न प्रकार के औषधियों के तरह जो है इसको उत्सर्जन भी करता है। छठा है गुर्दे के द्वारा ही इनके अनुपयोगी पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर किया जाता है, वही चीज़ है। सातवां है क्या करता है, गुर्दे के द्वारा रेनिन नामक एंजाइम का निर्माण होता है जो रक्त दाब के नियमन में सहायता करता है। अब देखिए जो गुर्दा किडनी होता है ये क्या करता है, रेनिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि रेनिन नामक एंजाइम का निर्माण कौन करता है, तो गुर्दा करता है, जो रक्त दाब के नियमन में सहायता करता है ब्लड प्रेशर में। आठवां है और बहुत शानदार है कि गुर्दे अमोनिया उत्पन्न कर शरीर में रक्त का हाइड्रोजन आयतन सांद्रता स्थित रखता है। अब देखिएगा जो मूत्र होता है, मूत्र का गंध जो है यूरिया होता है ना उसमें, तो जो अमोनिया होता है ये अमोनिया भी उत्पन्न करता है गुर्दा, और जो है उत्पन्न करके हाइड्रोजन की जो आयतन का जो सांद्रता है उसे बनाए रखता है रक्त में। तो ये सब काम है। नौवां काम है कि गुर्दे रक्त एवं शरीर के अन्य तरलों रासायनिक संगठनों को नियंत्रित करता है। मतलब सीधा समझिए कि यह ब्लड में जितने भी घटक होगा उसको नियंत्रित करेगा, साथ में तरल पदार्थों को नियंत्रित करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन बनाए रखेगा, शरीर में तरल पदार्थों को नियंत्रण करेगा, संतुलन बनाए रखेगा। तो ये सब जो है कार्य है। आप कार्य भी जरूर लिखिएगा, चाहे 5 नंबर पूछे 10 नंबर में लिखे, उसके स्ट्रक्चर के साथ फिगर बनाइएगा और नीचे कार्य जरूर लिख दीजिएगा, स्मार्ट समझेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि नमूने लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड हैव व्हाइल कलेक्टिंग स्पेसिमेन। मतलब एक नमूने लेते समय, स्पेसिमेन करते समय जो है क्या क्या चीज़ की सावधानियाँ या जिम्मेदारी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, उत्तर सावधानियाँ प्रिस्क्रिप्शन, नमूने एकत्र करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। रोगी को प्रक्रिया प्रोसीड्यूर के बारे में समझाएं। अब किसी से आप नमूना कलेक्ट कीजिएगा ब्लड का या कुछ भी का, तो उससे समझाइएगा ना कि हाँ हम आपके ब्लड इतना निकालेंगे या ये करेंगे, ताकि वो ना घबराए। दूसरा है नर्स को नमूने लेने से पहले और बाद में अपने हाथों को धो ले। कभी भी नमूना नर्स लिए तो उससे चाहिए कि अपने हाथ पहले और बाद दोनों धो ले। बाद इसलिए धो ताकि जो मरीज़ है उसका इन्फेक्शन पुनः जो है उसके शरीर में ना आए, इसलिए। तीसरा है मरीज की त्वचा को एंटीसेप्टिक घोल से साफ करना चाहिए जहां से रक्त का नमूना ले। अगर रक्त का नमूना ले रहे हैं तो मान गए जहां से भी आप ले रहे हैं, चाहे वो आप हाथ में हो या कहीं किसी भी भाग पर हो, जहां से भी ले रहे हैं वहां पे एंटीसेप्टिक जो भी घोल होता है उससे साफ कर दे और फिर वहां पे इंजेक्ट करे। यहाँ पे चौथा देख सकते हैं, बहुत शानदार है, हाथों में दस्ताने का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा सावधानी रखना चाहिए स्पेसिस कलेक्ट करते समय कि ग्लव्स होनी चाहिए हाथों में। पांचवा है मरीज की त्वचा के सूखने के पश्चात ही नमूना लेना चाहिए। अब जो आप एंटीसेप्टिक से त्वचा को साफ किए हैं तो वो सूखने के बाद ही नमूना लेना चाहिए। छठा है नमूने को संभावित संक्रमण के स्थान से लिया जाना चाहिए। अब जहाँ संक्रमित हो, जहाँ कटा फटा हो, जहाँ से मतलब आप ले रहे हैं नमूना, तो ये याद रखिए कि नमूना उसी जगह पे ले जहाँ वो इन्फेक्टेड हो, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। सातवां पॉइंट है यहाँ पे कि नमूना जो होता है, नमूने पर मरीज का नाम, दिनांक, समय, आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट नंबर लिख देना चाहिए। इससे होगा क्या कि बहुत सारे मरीज आते हैं तो गड़बड़ी होने का चांस कम रह जाएगा जब उस पर नाम, दिनांक, समय और आईपीडी नंबर लिखा होगा तो। आठवां है नमूने को सही तरीके से एकत्र करके सुरक्षित और सीलबंद तरीके से आवेदन फॉर्म के साथ प्रयोगशाला में भेज दे। अब नर्स का काम है कि स्पेसिमेन कलेक्ट हो गया तो उसका जिम्मेदारी है कि जो भी फॉर्म उस पर भरा है उस नाम मोहर से उसके साथ उससे सुरक्षित तरीके से सीलबंद करके प्रयोगशाला में लैब में भेजना। नौवां है परीक्षण के नमूनों को जल्दी ही प्रयोगशाला में भिजवा देना चाहिए ताकि वहाँ पर सुरक्षित रहे। 10वां है 20 संक्रमित सीसी में ही नमूना रक्त को लेना चाहिए। और जो भी कलेक्ट कर रहे हैं स्पेसिमेन और जो भी उसका सीसी वगैरह होता है डालने के लिए, रखने के लिए, वो इन जो है हमेशा डिसइंफेक्शन होना चाहिए, मतलब 20 संक्रमित होना चाहिए। तो ये चीज़ 10 पॉइंट है और इसमें आपका दिमाग के ऊपर है, और ज़्यादा पॉइंट आप इसमें बना सकते हैं। फिलहाल इस 10 को आप एक पेज में आराम से लिख सकते हैं अगर आपके अंदर सोचन शक्ति होगा तो। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि बायो साइंस में था। तो हम लोग जो है कल लेकर आएंगे बिहेवियर साइंस का 2 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें पहले एक ही क्वेश्चन पर्सनालिटी के बारे में किए थे और वही बहुत बड़ा हो गया था। तो कल हम लोग बात करेंगे बिहेवियर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन के ऊपर। तो कल का वीडियो भी मत देखना भूलिएगा, सुबह आएगा। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।